सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित देश की पहली वैदिक घड़ी में सफल लोकार्पण के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक दीवार खड़ी हो गई। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को एक नए सदन भवन में लगाने की तैयारी है। यह घड़ी भारतीय सांस्कृतिक और वैदिक गणनाओं और प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुकी है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस वैदिक घड़ी के छोटे स्वरूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये घड़ी न केवल भारतीय परंपरा और विज्ञान का प्रतीक है, बल्कि ये भारत के सांस्कृतिक गौरव को भी उजागर करती है। विक्रमादित्य वैदिक दीवार घड़ी को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये समय की गणना के साथ साथ भारतीय वैदिक संस्कृति के महत्व को भी दर्शाता है। इसे देश भर में संस्कृति और विज्ञान में समागम के रूप में देखा जा रहा है। तो वही वोट क्लब में पहुंचे सीएम मोहन डॉक्टर यादव राइन चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। 38वें राष्ट्रीय खेल का विजेताओं ने किया जिक्र। तो चलिए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तरोत्तर उन्नति होती जा रही, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंच पर ही विराजमान श्रीमान बालाजी मर्दप्पा, चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, अपर मुख्य सचिव श्रीमान मनु श्रीवास्तव जी, संचालक खेल श्रीमान रवि कुमार जी, पार्षद हमारे विमलेश ठाकुर जी, इस अवसर पर देश भर से पधारे सभी खेल संगठन से जुड़े हुए मित्रगण, अधिकारीगण, प्यारे मित्रों, भोपाल का ये नज़ारा अपने आप में आपके इस गेम में और चार चांद लगा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि आप कई जगह गए होंगे, लेकिन भोपाल जैसी खूबसूरती कम जगह मिली होगी, ये पक्की बात है। ये आनंद हम सबके बीच में है। अभी आप जहां हैं, कभी आपको इस खेल के साथ मौका मिले तो हमारी अपनी भोपाल और भोपाल के आसपास की ऐसी कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और कई सारी रचनाओं का आप आनंद ले सकते हैं। जब यहाँ गेम की बात आ रही तो यहाँ 23 राज्यों के 450 खिलाड़ी रोइंग महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं उज्जैन कुंभ की नगरी से, मेरी विधानसभा है और जिसको सिंहस्थ कहते हैं, मान के चल रहा हूँ कि आज ये वाकई हमारा लघु सिंहस्थ का नज़ारा दिखाई दे रहा है। पूरे देश से अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी आए हुए हैं और आपका ये अलग प्रकार का आनंद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि जहां ये चैंपियनशिप हो रही है, इसी राज्य ने अब से थोड़े दिन पहले ही अपने खेल के माध्यम से अपने देश के अंदर राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में इनाल तो चौथा और वैसे खेलों में तीसरा स्थान बनाया। तो जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों सहित। मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जब मध्य प्रदेश की टीम की बात कर रहा हूं तो 5 स्वर्ण, 4 रजत, कुल 9 मेडल जीतकर हम लोग लाए थे। और इतना ही नहीं, मैं मान के चलता हूं कि जब यहाँ पर आप सबको शुभकामना दे रहा हूं, उसके थोड़े दिन पहले ही यहाँ इसी प्रकार की स्पर्धा पुलिस की भी हुई थी और पुलिस की स्पर्धा में भी मैं सहभागी हुआ। आज तो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है। हम सब जानते हैं, जब से प्रधानमंत्री 2014 से अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तब से सभी क्षेत्रों में लगातार वो प्रतिभाओं को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ओलंपिक, एशियाड, इसमें अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। जोरदार अभिनंदन श्रीमान हमारे नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से सभी क्षेत्रों में भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ऐसे में जब आप यहाँ इस मैदान में अपनी अपनी टीम लेकर के आए तो मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको अग्रिम बधाई भी देता हूँ। खेल वो चीज है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रतिभा का तो निखारता ही है, लेकिन परस्पर ये देश में अपनी आत्मीयता भी बढ़ाता है। एक दूसरे को नजदीक से आकर देखने का, मिलने जुलने का कई प्रकार से अवसर उपलब्ध कराता है। हमारे अपने देश के अंदर यह हजारों साल से पुरानी परंपरा है कि खेलों को सदैव प्रोत्साहन देते रहें। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है
कि विवाह भी स्वयंवर में होते हैं, जहां प्रतिभा के बलबूते पर आपका विवाह होता था। हजारों साल से इतनी गौरवशाली परंपरा है। लेकिन आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से इस पूरे टूर्नामेंट के लिए शुभकामना। उम्मीद करेंगे आपसे दोबारा जब मिलेंगे यहीं किसी इसी मैदान पर, तो आप में से कोई अलग अलग प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी जीत के आएगा। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचन के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक और खास कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि भोपाल में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आरोग्य के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं आपको बताते चले, राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बाल अधिकारी संरक्षण के तहत आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने किया इस कार्यक्रम को संबोधित, साथ ही भारी सभा को भी बड़ा दावा। आपको बताते चले कि राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, बाल अधिकार संरक्षण के तहत ये किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित किया। तो आपको बताएं कि मोहन यादव ने शिरकत की है, एक जनसभा को संबोधित भी किया उन्होंने। उस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव, साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कहीं, जिन्हें जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। वहीं आपको बताते चले कि भोपाल में मध्य प्रदेश में उन्होंने ये जनसभा की, जहां वहीं आपको बताएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक और खास कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि भोपाल के मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला हमारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, मंत्री महिला बाल विकास, इस अवसर पर विस्तार से बात रखी। हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र ने रविंद्र मोरे जी, अध्यक्ष महिला राज्य बाल संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश, और आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको इस अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। यद्यपि आपका आज का ये जो पूरा सत्र है, मैं विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और जल्दी जाने की आप सहमति चाहता हूं। इसलिए मौर्य जी से मैंने इशारा किया, माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मंत्री जी मेरे बात आप रहिएगा और इस पूरे विषय को ध्यान से सुनिए। ये बहुत गंभीर और अच्छा एक विषय है, जिस विषय पे हमारा पूरा ध्यान है। मैं आज के इस अवसर पर मौर्य जी बहुत सुयोग्य अध्यक्ष है और आपने कई सारे विषय को धीरे धीरे करके हमारे बीच में ला करके, संकेत में क्यों न हो, उस तरफ आपने इशारा किया जिसकी आवश्यकता है। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि हमारे पास में इसका बहुत व्यापक दायरा है और बहुत सारे आयाम हैं, और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है तभी तो भारत का भविष्य है। कभी कभी हम कल्पना करें उस दौर की, मैं उस सुविधा को आज तक नहीं समझ पाया। 50 बार मेरे मन में प्रश्न आता, हो सकता आपके बारे में भी मन में प्रश्न होगा। हम कभी कल्पना करें कि भगवान श्री राम का वो दृश्य याद करें जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तो मुझे बताया गया कि उस समय की उनकी आयु शायद 11 से 13 वर्ष की थी। ऐसी कम आयु में भी भगवान दशरथ के समर्थशाली राज्य के अंदर भी
राम और लक्ष्मण को मांग करके अत्याचारी असुरों का नाश करने के लिए विश्वामित्र जी ने सेना क्यों नहीं मांगी? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को साथ में लिया, उनने बालकों को ही क्यों लिया? और हम सब देखते हैं कि वो जो उनका एक तरह से ये जो निर्णय है, ये निर्णय आज भी हम सबके लिए रहस्य भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में रामायण बनने की शुरुआत भी वहीं से होती है, जब वो राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और जैसे बाल मन जिज्ञासु मन रहता है, वो पूछता है महाराज ये क्या है? ये हड्डियों के ढेर है, ऋषि मुनियों को मार के और तमाम अत्याचार करके उनके हड्डियों के ढेर बना दिए गए। तो जैसे जैसे उनको ये मालूम पड़ता जाता, वैसे में सच्चे अर्थों में यथार्थ की जिंदगी से उनका परिचय होता जाता है। हम सब जानते हैं कि बाद में उनने पराक्रम के आदम तो पुरुषार्थ ही थे सही, और उनने उस संकट को खत्म कर दिया। जब एक बार ये खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत विश्वामित्र जी ने एक और अपना तरीका बता के उनको और पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा, सीता माता का स्वयंवर होने वाला है, चलो वहां चलते हैं। अब अपन केवल कल्पना करो कि वो गए कहाँ थे और पहुंच कहाँ गए, लेकिन ये दृष्टि समाज की, समाज के माध्यम से गुरु की। तो ये समाज की चेतना है कि समाज में उठने वाले प्रश्नों के समाधान के मार्ग खोजने का रास्ता कैसे मिलता है। ये रामायण हमको बताती है कि न केवल उस स्वयंवर में धनुष का जो भी हुआ वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन सीता माता के वर्ण से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता एक दुनिया एक नई प्रारंभ हुई, और वो हमको इस तरह से एहसास कराती है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं, और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी, और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, जहां अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से हमारा गरीब से गरीब व्यक्ति सबसे बड़े पदों पे पहुंचता है। ये वर्तमान का भारत है, ये आनंद हमारे बीच में है। मैं मान के चलता हूं आज के समय में जब ये गणतांत्रिक देश में इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जब अपने देश के बाहर के भी दुश्मनों से निपटने में समर्थन हमको न केवल समर्थ है, बल्कि देश के अंदर की समस्याओं का भी समाधान हम करने के लिए तत्पर है। ऐसे में जब हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समाज इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, बालिकाओं के साथ होने वाले अन्याय का, बच्चों के साथ अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं का, सरकार और समाज मिलकर के जागृति लाए। और मैं मान के चलता हूं कि इसकी पूरी जवाबदारी तो आप ही की दी मोरे जी, आप जो बताओगे हम सब करने को तैयार होंगे, हमको कोई परेशानी नहीं। आप और ये प्रदेश का हमारा इस क्षेत्र में काम करने वाला बड़ा वर्ग है जो शासन की व्यवस्थाओं से भी बंधे हैं, और सम्मानित समाज के नाते से आप उसमें मनोनीत भी हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप दोनों मिलकर के जो मार्ग बताओगे सरकार उस पर चलने के लिए तत्पर रहेगी। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत बाद GIC के संबंध में जो पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसके संबंध में हम बैठे थे और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर आगे भी चलना है, लेकिन ये बहुत अद्भुत और खास करके वर्तमान के समय का समसामयिक महत्व का विषय है, जिस विषय की गंभीरता का एहसास मुझे है। मेरी अपनी ओर से आज का ये पूरा प्रशिक्षण या कार्यशाला आपकी अपने विषयों का निश्चित रूप से प्रतिपादन करते हुए सफलता के आयाम धारण करेगी, और जो आप गंभीरता के साथ इन व्यवस्था पे हमको बताओगे, हम माननीय मंत्री जी को आपके जिम्मे करके जा रहे हैं कि निर्मला जी हमारे बीच में है, इनका मन भी निर्मल है, इनका भाव भी निर्मल है, इनकी भावना भी निर्मल है। और आपने कहा कि ट्राइबल के बेल्ट में आपने कुछ इशारा किया है, तो ये और अच्छा हो गया कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपके बीच में जो इस भावना को अच्छे से समझेगा। ऐसे में हम भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर की प्रतिमा का हम दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, और कभी लगे कि धन्य कर अपने भगवान के दर्शन करते करते भगवान ने सिर हिला लिया, आत्मा आ गई, तो वो जो प्रतिमा से जो सीधा साक्षात्कार हो जाता है उसका आनंद ही अलग हो जाता है। तो मैं इधर देखूं तो इधर भी प्रतिमा जीवंत दिखाई दे रही है, और इधर देखूं तो इधर भी जीवंत दिखाई दे रही। तो जब चारों तरफ जीवंत है तो फिर क्या कष्ट है। मान के चले आज का ये दिन हमारे लिए बड़ा स्मरणीय भी होगा, और मेरी अपनी ओर से पुनः आपकी इस कार्यशाला के प्रति शुभकामना, और उम्मीद करूंगा कि आप अपने विचार की जिस भावना के आधार पर कार्यशाला रखी वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करेगी। विनम्रता से फिर बीच में जाने की क्षमा चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब एक स्मृति चिन्ह के लिए सादर आग्रह करूंगा मैं।
तो वहीं भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे हाल में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, पॉस्को अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक वर्कशॉप आयोजित हुई, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने अपने विचार साझा किए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हर बच्चे के सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन के अधिकार को सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं, बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला 1 साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है कि सही दृष्टि सही व्यक्ति पे सही प्रकार से पड़ जाए तो कहां से कहां दुनिया पहुंच जाती है। और ऐसे में आज हमारे देश के अंदर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जब भारत के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के नए पैमाने बन रहे हैं और सच्चे अर्थों में तो ये हमारा स्वर्णिम समय भी, और ये स्वर्णिम समय उस कारण से भी और महत्व का हो जाता है जब ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनजातीय देवलोक और स्थापना के संबंध में बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों संग चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर समृद्ध जनजातीय विरासत को संरक्षित व संवर्धित करने की दिशा में कार्य कर रही है। निश्चित ही ये बैठक हमारी जनजातीय समाज की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह उपस्थित रहे। सीएम मोहन ने अधिकारियों को दिए निर्देश। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। जनजातीय देव लोक के संबंध में हुई ये बैठक, जहां सीएम मोहन ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें, सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों संग बैठक ली। जनजातीय देवलोक के संबंध में ये बैठक हुई। बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए, कई बातें कही गई, जहां सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों संग ये बैठक ली। इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए। जनजातीय देवलोक के संबंध में हुई ये बैठक। आज से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में भिंड, मुनैरा, सिंगरौली और सीधी जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर गरज चमक के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में तापमान में भी हल्की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंडक का एहसास बढ़ सकता है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में भी मौसम के और बदलाव की संभावना जताई जा रही है। तो भिंड, मुरैना, सिंगरौली में मौसम का मिजाज बदला हुआ, जहां जिलों में मौसम कुछ रहेगा शुष्क और कहीं प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, जिसके चलते बारिश हो सकती है। तो वहीं कुछ जिले भिंड, मुनैरा, सिंगरौली ऐसी जगहों पे आपको बताएं ठंड का एहसास भी हो सकता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, जिसके चलते बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है सरकार द्वारा। अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना रह सकता है। तो भाई रायपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया। विधानसभा रोड में कृष्ण पब्लिक स्कूल की तेज रफ्तार बस ड्राइवर पेड़ और बिजली
खंभा तोड़ते हुए नाली के पास जा पलटी। ये पूरा मामला विधानसभा थाने इलाके का है। बताया जा रहा है कि बस स्कूली बच्चों को लेने जा रही थी। इस दौरान बस के कंडक्टर और ड्राइवर ही सवार थे। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौके से ड्राइवर और कंडक्टर भाग निकले। इस तरह के हादसों से स्कूली बच्चों को बसों से आपको मैकेनिकल जांच और ड्राइवर पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश किया गया और सरकार ने इसे कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं विष्णुदेव साय ने सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया है। इस दौरान राज्य में पेट्रोल के दाम कम किए जाने का ऐलान किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और से पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती की गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चल रही है। राजधानी रायपुर में 1 लीटर पेट्रोल 100.45 आपको बताते चले रुपए का बिक रहा है। वहीं राजनांदगांव में ये पेट्रोल 100.85 रुपए प्रति लीटर है। सरकार के तहत बजट में किए गए ऐलान के बाद अब ये 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा और कई शहरों में इसकी कीमत 100 रुपए से नीचे आ जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ का 25वां बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए, जिसमें महतारी वंदे योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है। पहले इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपए किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बजट में महिलाओं से जुड़ी अन्य कई योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत 83.33% की वृद्धि की गई है, जिसमें राज्य में महिला कल्याण की दिशा में नया अध्याय जुड़ा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर यूपी से है, जहां यूपी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के फैसले से सभी राजनीतिक दल हैरान हो गए हैं। जो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती थी, वो मायावती अब आकाश आनंद को सभी पदों से बर्खास्त कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया है। मायावती का कहना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के हित में और काशीराम जी के अनुशासन परंपरा का पालन करते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और आंदोलन के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद ने भी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।